हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कैलकुलेटर के बारे में, जिसको हम फाइनेंशियल हेल्थ कैलकुलेटर बोलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में जाने से पहले, यानी आपको कितने आपके जो फ्यूचर के गोल्स है उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना है, कितनी एसआईपी करनी है, उससे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि हम फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं, हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, डेट कितना है, हमारा फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कैसी है। उसके बेसिस पर स्कोर निकालने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में किस तरीके से प्लान करना है। तो उसका एक पूरा कैलकुलेशन होता है जब भी हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ जाते हैं। तो वही पूरा कैलकुलेशन मैं आपको समझाने वाला हूँ और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब इस वीडियो के बाद में आपको ये एक्सेल में ऐसे के ऐसे ही दूंगा और आप अपने लिए भी आपको कैलकुलेट करनी है। आपको देखना है कि मेरी फाइनेंशियल स्टैंडिंग पोजीशन आज कैसी है, मुझे इसे किस तरीके से रिस्ट्रक्चर करना है। तो इसमें हमारी तकरीबन 4 से 5 रेशोस होती है। आपको एक्सेल सीट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि मेरी ग्रोस एनुअल इनकम कितनी है। लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मेरी सालाना जो इनकम है वो 12 लाख रुपए की है और आज मेरी एज 35 साल की है और मेरा एक मंथली एक्सपेंसेस है जिसमें मेरे सारे जो भी मेरे मंथली नेसेसिटी एक्सपेंसेस है सब कुछ मिला के वो 50,000 रुपये महीने का है। तो सबसे पहला आता है आपकी लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो क्या है कि आप देखो, वी आर इन द मार्केट ऑफ अनसर्टेनिटीज। हमें नहीं पता कल नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, ठीक है। कभी हमने कोविड-19 करेक्शन देखा, लोगों की उसके बाद जॉब कट हुई है, काफ़ी लोगों की जॉब गई है। हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, बहुत कुछ देख चुके हैं हम इन 10-15 सालों में तो खास तौर से। तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और ये प्रिपेयर हम तभी होते हैं जब हम अपनी इमरजेंसी कॉर्पस को तैयार करते हैं। यानी अगर इस तरीके की सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती है तो हम हमारी फैमिली को, हमारी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिस्टर्ब ना हो, सफ़र ना करना पड़े। तो उसके लिए हमें एक इमरजेंसी कॉर्पस बनाना पड़ेगा। इमरजेंसी कॉर्पस हमारे पास होना चाहिए। अब उसके लिए सीधा सिंपल सा फंडा है। कुछ लोग इसको आपकी जो भी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उसका 6 गुना कर लेते हैं, लेकिन इसका लिक्विडिटी रेशो निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो एक थंब रूल है, वो इस तरीके से है कि आपका इमरजेंसी कॉर्पस, अभी मान लीजिए आपने एक इमरजेंसी कॉर्पस तैयार करके रखा है। ये आपने पैसा इसलिए रखा है कि कल को मेरे को जरूरत पड़ती है, मेरी जॉब नहीं रहती या मैं कुछ बिजनेस करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो इतना पैसा मेरे पास अभी मैंने लेके रखा हुआ है, एफडी में रखा हुआ है, किसी भी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में रखा हुआ है। तो एक एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास आज 10 लाख रुपए है। अब मैंने जैसे ऊपर कैलकुलेट किया कि मेरी मंथली एक्सपेंसेस कितनी है, 50,000। तो आप क्या करेंगे, आप इसको आपकी जो भी इमरजेंसी कॉर्पस है उसको डिवाइड बाय करेंगे मंथली एक्सपेंसेस से। तो ये आपकी लिक्विडिटी रेशो है। दिस इज दी 20%। अब यहाँ पे ना हमने स्कोरिंग भी दी हुई है कि कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो देखो लेस देन 3 है आपका अगर, तो दिस इज दी माइनस। ये एक नॉर्मली जो फाइनेंशियल प्लानिंग यूनिवर्स में जो यूज होता है वही चीज, वही टेम्पलेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 3 तो हम कंसिडर करते हैं कि दिस इज दी -0.5। हम ये स्कोर क्यों ले रहे हैं मैं अभी एंड में बताऊंगा आपको। अगर 3 से 9 के बीच में है तो वी कंसिडर कि आपका जो स्कोर वैल्यू है दैट इज दी 0.5। अगर 9 से 18 है तो दिस स्कोर वैल्यू इज 0.8। अगर इट इज अबव देन 18 तो योर स्कोर वैल्यू इज 1, इट इज द हाईएस्ट। तो आपका अगर 20% लिक्विडिटी रेशो है दैट मीन्स योर स्कोर इज 1 इन द लिक्विडिटी रेशो एस्पेक्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग्स कम्स इन द फाइनेंशियल हेल्थ, दैट इज द डेट रेशो। ये बहुत जरूरी है कि भाई हमारी जो भी मंथली ग्रोथ सैलरी है उसमें से कितना परसेंटेज हम अपनी लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए ले रहे हैं। आज इंडिया में मोर देन 50%, 60% और इवन आई कैन से मोर देन 80% लोग इसी डेट रेशो में सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं। लोगों की सैलरी इतनी नहीं होती है लेकिन उनके पास लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है, उनकी डेट रेशो बहुत ज़्यादा होती है कि वो अपने लिए कुछ सेव ही नहीं कर पाते, अपना इन्वेस्टमेंट सही से रिस्ट्रक्चर ही नहीं कर पाते। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या करना है, आपके जो भी लोन्स की EMI हैं, होम लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, मैरिज लोन, कोई भी लोन की जो EMIs पे कर रहे हो, जिस तरीके की जो लोन लाइबिलिटीज EMIs पे कर रहे हो, जो हर महीने पे कर रहे हो, उसको ऐड कर लीजिए। लाइक जैसे एग्जांपल में 30,000 एक एग्जांपल ले लिया, जिसमें होम लोन, कार लोन का मैंने एग्जांपल लेके 30,000 डाल दिया। आपकी मंथली ग्रोस सैलरी, जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेट करा कि भाई मेरी ग्रोस एनुअल इनकम है 12 लाख रुपए, मैं नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा मंथली इनकम हो गया तकरीबन 1 लाख रुपए का। तो आप 30,000 को डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा एक्सेल में। जब आप ये एक्सेल में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा
तो आपकी डेट रेशो है 30%। इसका भी एक स्कोर है फाइनेंशियल प्लानिंग यूनिवर्स में कि भाई देखो ग्रेटर देन 40% है तो योर स्कोर इज -0.5, यू नीड टू रिस्ट्रक्चर योर डेट। ठीक है, बिटवीन 20 to 40% है, योर स्कोर वैल्यू इज 0.5। बिटवीन 1 to 19% है, योर स्कोर वैल्यू इज 0.8। बिलो 1% है, देन यू आर गुड, यू नो, ये आपकी डेट रेशो इज गुड, तो योर स्कोर वैल्यू इज 1। 1 is a highest value in this calculations. So this is the second aspect that you need to consider it when you calculating the calculation, when you're doing calculation for your financial health. तीसरा आता है हमारा सेविंग एडुकेसी रेशो। भाई हर महीने हम इनकम कमा रहे हैं, उसमें से कितना परसेंट हम सेव कर रहे हैं। कितने की SIP करूं सर, 10,000 की कर लूं क्या, मेरी मंथली इनकम इतनी है, इतना खर्चा इतना है, तो आपकी एक सेविंग रेशो कितनी है। आइडियली जितनी ज़्यादा सेविंग रेशो होगी उतना बेहतर है, जितना ज़्यादा आप अपने आप को मैनेज कर पा रहे हो और सेव कर पा रहे हो उतना बेहतर है। बिलीव मी, ये सेविंग रेशो पे मैंने बहुत काम किया है, आपने खुद पर्सनली भी काफ़ी काम किया है। एक टाइम पे मेरे पास भी काफ़ी लोन और लाइबिलिटीज़ थे मेरे सर पर, और मैंने सेविंग रेशो अपनी बढ़ाई एंड देन जाके वो धीरे धीरे मैंने अपनी लाइबिलिटीज़ खत्म करी और आज आई डोंट हैव एनी डेट और कैपिटल मैंने एक एक्यूमुलेट करी। सेविंग रेशो में सबसे ज़्यादा सबसे पहला आता है आपकी ग्रोस मंथली सेविंग कितनी है। लाइक एक एग्जाम्पल कि आपकी कितनी RD जा रही है, कितनी SIP जा रही है जो हर महीने सेव कर रहे हो। मान लीजिए इन केस 30,000 रुपीज़ का है आपकी ग्रोस मंथली इनकम, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट करी 1 लाख रुपीज़ का, 30,000 डिवाइड बाय द 1 लाख, तो योर वैल्यू इज 30%। एंड इसका भी एक हमने नॉर्मली सेविंग रेशो का, इफ इट इज दिस वैल्यू इज लेस देन 10% दैट मीन्स it is the -0.5. If this value is 10 to 30%, 0.5. If this value is 30 to 49%, this value is 0.8. If it is more than 50%, if you are saving 50% of your salary, gross monthly salary, you are good then. ठीक है, then score value is 1. तो 50% तो नहीं हो पाता, but फिर भी like if आपके पास कोई लोन है, लाइबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, तो you can save more than 50% as well. In case of student or if you are just join your job, आपके पास कोई लोन लाइबिलिटी नहीं है, तो दिस इज द सेविंग एडुकेसी रेशो। तो इसमें भी हमने कैलकुलेट कर लिया। लास्ट रेशो आता है सर हमारा नेटवर्थ रेशो। हमारी आज की नेटवर्थ कितनी है, ठीक है, यानी हमारी एक्चुअल नेटवर्थ कितनी और हमारी एक्सपेक्टेड जो नेटवर्थ होनी चाहिए उसका कितना परसेंटेज है। आई नो ये थोड़ा सा टॉपिक आपको लगेगा कि यार कि इन्वेस्टमेंट के बारे में डायरेक्टली बता दो, बट बिलीव मी, फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को सही से रिस्ट्रक्चर करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि मेरी डेट रिस्ट्रक्चरिंग कितनी करनी है, कितना डेट दे रहा हूँ, कितनी सेविंग कर रहा हूँ, कितनी एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट में 20% 30% भी रिटर्न्स कमा रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा लोन है, लाइबिलिटीज है जो पे कर रहे हो, आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपके रिटर्न्स के आपकी जो वेल्थ है वो कंपाउंड ही नहीं होंगी। तो इसलिए आपको आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कंडीशन मालूम होनी चाहिए, उसको रिस्ट्रक्चर करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से सिर्फ इंडिविजुअल सॉल्यूशन नहीं है, यू नीड टू रिस्ट्रक्चर योर डेट, यू नीड टू स्ट्रक्चर योर फाइनेंशियल हेल्थ सिचुएशन एज वेल। तो ये इसके लिए जरूरी है। तो हमारी एसेट्स लाइक नेटवर्थ रेशो में हमारी एसेट्स मान लीजिए हमारी 15 लाख रुपए के, इसमें यानी प्रॉपर्टी है मेरे पास, गोल्ड पड़ा है, कैश पड़ा है, जो भी आपकी एक एसेट्स है, जो आपके पास एसेट्स है जो लिक्विडेट हो सकती है, कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो मान लीजिए इन केस मेरे पास 15 लाख रुपए का एसेट्स पड़ा है। लाइबिलिटीज यानी मेरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितनी है, आउटस्टैंडिंग लोन कितना है, जो भी है, मैंने एक रफली एक रैंडम फिगर लिया है, मान लीजिए 2.5 लाख रुपए। आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर लेंगे तो दिस वैल्यू वुड बी 12,50,000 रुपीज। देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सपेक्टेड नेटवर्थ। इसका एक सिंपल सा एक हम कह सकते हैं थंब रूल है, 10% मल्टीप्लाई योर एज मल्टीप्लाई योर आपका ये C3 यानी आपकी जो भी ग्रोस एनुअल इनकम है उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी एक एक्सपेक्टेड नेटवर्थ आती है, यानी इतनी नेटवर्थ आपके पास होनी चाहिए एज पर योर एज। तो दिस वैल्यू वुड बी इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो इज द 42 लाख। तो आप क्या करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि C31 यानी आपकी जो भी एक्चुअल नेटवर्थ है उसको डिवाइड करेंगे आपकी एक्सपेक्टेड नेटवर्थ से, तो ये वैल्यू आएगी 29.76। यहाँ पे भी हमने सिमिलरली इसका एक पैटर्न डाल के रखा हुआ है कि कितना एक्चुअली आपका एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना होना चाहिए। इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 40 यू आर -0.5, इफ दिस वैल्यू इज 40 to 80% यू आर 0.5, बिटवीन 80 to 150 0.8, कुछ लोगों की अबव देन 150 भी मिलेगी, दिस वैल्यू इज 1। ठीक है, तो इन दिस सिनेरियो नेटवर्थ है आपका माइनस में, ऑब्वियसली इट इज लेस देन 40%। अब आपको करना क्या है, आपको ये सारे स्कोर्स को कैलकुलेट करना है। ये देखो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है, तो आपको कुछ ज़्यादा इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेंगे, आपको सिर्फ नंबर्स डालने हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर आ गया आपका 1.5। तो लाइक मान लीजिए मेरा ये एग्जाम्पल है,
तो पारितोष का फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर है 1.5। आइडियल सिनेरियो है दिस फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, जितना ज्यादा हो उतना बेटर है, लेकिन कम से कम 1.5, 1.2, 1.3 यानी जितना 1 से ज्यादा उतना बेटर है, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो देखो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी सेविंग करने से पहले, स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से पहले यू नीड टू रिस्ट्रक्चर दिस। अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सिचुएशंस, फाइनेंशियल स्टैंडिंग पॉइंट सही होंगे ना, तो आप पैसा भी ज्यादा सेव करोगे, आप इनकम भी, आपके एक्सपेंसेस भी कम होंगे, आप बजटिंग भी सही से करोगे, आपके ऊपर लोन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं होगी, तो आप स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग जिसे कह सकते हैं ना, कि लाइक आप जो अपनी आराम से, जो आपकी फाइनेंशियल वेलबींग है, इफ यू आर नॉट अराउंड हेयर, तो आपकी सिचुएशन सही है, देन यू कैन इन्वेस्ट योर मनी, यू कैन पुट योर मनी इन एग्रेसिव एसेट क्लासेस एज वेल, बिकॉज योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग पॉइंट इज गुड। तो ये इसलिए कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, कुछ लोगों को बोरिंग भी लगेगा, बट देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग में सब कुछ करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, सेविंग करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग पोजीशन क्या है आज, इसको कैसे रिस्ट्रक्चर करना है। अब आपको करना क्या है, ये एक्सेल ऐसे के ऐसे ही मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप अपना कैलकुलेट कीजिए, अपनी फैमिली के साथ बैठिए, कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि मेरी कहाँ पर मुझे कमी लग रही है, जो जिसमें मुझे प्लान करना है। इमरजेंसी कॉर्पस कम है, उसको बढ़ाना है, डेट ज्यादा हो रहा है, उसको कम करना है, उसके लिए प्लान करना है। ठीक है, उस पर भी कभी अगले वीडियो बनाएंगे, डेट कैसे कम करनी है, हालांकि मैंने उसके लिए अलग अलग कुछ वीडियोस बनाई हैं अभी रिसेंटली। नेटवर्थ कम है तो उसको बढ़ाने के लिए एसेट्स बढ़ाने हैं। एसेट्स कैसे बढ़ेंगे, काफी तरीके से बढ़ सकते हैं। सेविंग एडुकेसी रेशो यानी कम है तो भाई सेविंग्स बढ़ानी है, एक्सपेंसेस कम करना है, यानी दिस इज द प्योर बजटिंग टेक्निक जो दैट आई टोल्ड यू टुडे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जो लाइक का बटन है, आपकी मर्जी, लाइक कर सकते हो। आई एक्सपेक्ट 500 लाइक इन दिस वीडियो, और मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। टॉपिक थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट ये जरूरी टॉपिक है और इसको कवर करना भी मेरी जिम्मेदारी बनती है, और आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये रेशोज आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, तभी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय।